हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। हमने इसके पहले टॉपिक यानी स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 12th का जो पोर्शन है उसको अपन पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो 12th का पहला टॉपिक था स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसे अपन कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में दूसरा टॉपिक अपन ने शुरू किया था विद्युत धारा, और विद्युत धारा के अंतर्गत पहले अपन ने समझा था कि विद्युत धारा है क्या, फिर इसके धारा घनत्व वगैरह जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, अपवाह वेग वगैरह, उनके बारे में समझा। इसके बाद अपन ने पढ़ा था क्रिचॉप्स का प्रथम नियम। आज हम क्रिचॉप्स के द्वितीय नियम को पढ़ेंगे, और साथ ही साथ जो क्रिचॉप्स के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को हम प्रश्नों के अंदर उपयोग करने वाले हैं, तो वहां पर जो चिन्ह परिपाटी यूज की जाती है, यानी कौन सा प्लस लेना है, कौन सा ऋणात्मक लेना है, ये जो हम जानने वाले हैं आज इस लेक्चर में अपन कंप्लीट करेंगे इन चीजों को, और अपन जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। आज हमारी क्लास नंबर है 14, यानी 14 नंबर की ये क्लास है अपनी। इससे पहले की सभी क्लासेस हमारे YouTube चैनल पर कंप्लीटली प्लेलिस्ट के अंदर ऑर्डर वाइज अवेलेबल है, तो आप आसानी से देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं। ठीक, मैं सेल्फ प्रवीण सिंह यानी मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो उसमें पढ़ाने के लिए जो थोड़ा बहुत अनुभव है, तो वो मुझे है लैब असिस्टेंट, एलडीसी, पीटेट, आईआईटी जेईई मेंस, आरआरबी, एएलपी, एसएससी, एमटीएस जैसे कुछ एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया, और वर्तमान में मैं जो है लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। उन्हीं अनुभवों के आधार पर आप सभी लोगों को पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिएगा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिचॉप्स का जो द्वितीय नियम है उसके बारे में। तो आप अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे क्रिचॉप्स का द्वितीय नियम, और ये बहुत ही ज्यादा है काम के अपने लिए, ठीक है। क्रिचॉप्स का द्वितीय नियम, या आप इसे जिस प्रकार से अपन ने पहले नियम का नाम दिया था संधि नियम, वैसे ही क्रिचॉप्स का जो द्वितीय नियम है उसे हम कह सकते हैं लूप नियम, और कई बार लूप नियम को ही हिंदी में पासा नियम भी कह सकते हो, ठीक है। तो लूप को आप पासा नियम भी कह सकते हो। अब सबसे पहले हम क्रिचॉप्स का जो द्वितीय नियम है इसके स्टेटमेंट को जानेंगे, यानी ये नियम कहता क्या है, उसके बाद में यह किस पर आधारित है, और फिर इसका एक छोटा सा, जैसे कल अपन ने डायग्राम बनाया था वैसे यहाँ भी डायग्राम बना के इसको समझेंगे। ठीक, तो लिखिएगा आप आगे, प्रतिरोधकों, प्रतिरोधकों का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोधकों एवं सेलों से युक्त, प्रतिरोधकों एवं सेलों से युक्त किसी बंद लूप, किसी बंद लूप में, बंद लूप में वोल्टताओं, वोल्टताओं, वोल्टता का मतलब आप समझ सकते हैं ना, वोल्टेज, पोटेंशियल बेसिकली, ठीक है। तो प्रतिरोधकों एवं सेलों से युक्त जो कोई भी बंद लूप होगा उसमें वोल्टताओं का, वोल्टताओं का बीज गणितीय, बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है, ठीक है। ये बात अपने को याद रखनी है कि प्रतिरोधक एवं सेलों से युक्त जो अपना पूरा परिपथ बनने वाला है, उस बंद परिपथ के अंदर जो टोटल वोल्टताएं होगी यानी टोटल पोटेंशियल होगा,
उनका जो योग होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। जिस प्रकार से अपने देखा था प्रथम नियम में कि विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वैसे ही द्वितीय नियम कहता है कि जो वोल्टताएं होती है उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है। वहां अपन ने लिखा था समीशन ऑफ आई बराबर 0, यहां अपन कहेंगे समीशन ऑफ v बराबर 0, यानी जो हमारी वोल्टताएं हैं उनका योग किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब आप इसके अंतर्गत लिख सकते हैं कि किसी बंद लूप किसी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय वो बीजगणितीय लिखा हुआ है, ठीक है, आप समझ जाएंगे ना। वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। ठीक है, आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से, जैसे ऑफलाइन में पढ़ाया जाता है कि पहले आपको लिखवा दिया जाएगा फिर समझाया जाएगा, वैसा ही मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोग बेशक कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि प्रॉपर वे में एकदम नोट्स वगैरह आपको प्रिपेयर करवाए जाएं। और जैसा ऑफलाइन में जैसे ट्रेंड रहता है ना कि आपको आसानी से लिखवाया जा रहा है, आसानी से पढ़ाया जा रहा है, वैसे ऑनलाइन वाला वो नहीं कि हो अल्लाह कर करके नाच नाच के पढ़ो, भाई नहीं पॉसिबल है ना। मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक प्रॉपर टीचर हूं। मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता दूं कि हमारी स्कूल के अंतर्गत मैं 11th-12th क्लास को पढ़ाता हूं। अब 11th-12th के बच्चों के सामने नाच नाच के पढ़ाना माइकल जैक्सन नहीं बना जा सकता, उनके सामने उन्हीं के तरीके से सिंसियरली वे में पढ़ाना पड़ता है, तो उसी वे में मैं ऑनलाइन में भी पढ़ाता हूं। अब यहां पर आप लिखेंगे समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ ई। ठीक, चलिए, तो समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ ई, ये क्या कह रहा है वो समझते हैं। अब देखिए, हमने लिखा कि प्रतिरोधक एवं सेलों से युक्त जो हमारा बंद लूप होगा उसके अंदर जो वोल्टताएं हैं उनका बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समीशन ऑफ वी बराबर 0 है। अब किसी भी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर वोल्टताओं का बीजगणितीय योग उस लूप में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के समान होता है। सर ये क्या है, हमारे समझ नहीं आ रहा, नहीं आएगा, कैसे आ सकता है, इतने आसानी से आ जाता तो ये फिर थोड़ी मैं पढ़ा रहा होता। देखिए क्या है चीजें, किसी भी बंद लूप में प्रतिरोधकों पर जो वोल्टता होती है, यानी जो हर एक रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है, वोल्टेज होता है, उन वोल्टेज का बीजगणितीय योग। ठीक है, चलो तो हमने क्या करेंगे, जितने भी हमारे रेजिस्टेंस होंगे उन सभी रेजिस्टेंसों पर उपस्थित जो हमारा क्या होगा वोल्टेज, उसको काउंट करेंगे, और फिर उस लूप में स्थित जो सेल है उन सेलों के विद्युत वाहक बलों, जो उनके अंदर सेल अलग अलग उपस्थित होंगे, उन सभी सेलों का जो ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, उसका बीजगणितीय योग करेंगे,
और फिर वह योग जो है आपको समान मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परिपथ में समीशन ऑफ आई इंटू आर, आई यानी कि धारा, और धारा कौन से प्रतिरोध में, जिस भी प्रतिरोध का अपन वोल्टेज निकाल रहे हैं, तो समीशन ऑफ आई आर, और आई आर जो है वो V के बराबर होता है। ये बात आपको ओम के नियम से पता होगी कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अल्टीमेटली हम आई आर को V लिख सकते हैं, यानी समीशन ऑफ V बराबर किसके होगा, समीशन ऑफ E के, है ना। मतलब जितना भी उसमें अलग अलग रेजिस्टेंस पर वोल्टेज है उनका योग उस परिपथ के अंदर लगी हुई जितनी भी बैटरियां हैं उन बैटरियों के ईएमएफ के बराबर होता है। आपको सीधा सीधा ये देखने को मिलेगा एग्जाम में, ये सीधा ऐसा ही स्टेटमेंट आगे बताइए, ये किरचॉफ का कौन सा नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह आपका जो है कौन सा नियम है, द्वितीय नियम है। ठीक है, तो अब आप समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू समीशन ऑफ ई लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए जल्दी से, है ना। और मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि प्रॉपर रिकॉर्डिंग वगैरह हो रही है। ओके, सब कुछ सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, और आगे की तरफ। अब इसी में आपको कुछ और चीजें भी नोट डाउन करनी है, लेकिन उससे पहले एक बार जो है चलिए पहले वो पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। चलिएगा पॉइंट नोट डाउन करिएगा अब इसके अंतर्गत कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, यह जो अपना नियम है यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि पहला नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। पहला नियम कहता है समीशन ऑफ आई यानी आई का योग शून्य के बराबर होगा, दूसरा नियम कहता है समीशन ऑफ V बराबर 0 होगा, यानी पूरे के पूरे परिपथ में जितनी भी वोल्टताएं होगी उनका योग शून्य आता है। ठीक, चलो अब आप आगे लिखेंगे। इस नियम के अंतर्गत अपने को कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है, वो आप नोट डाउन करेंगे। लिखिएगा चिन्ह, चिन्ह मतलब वही साइन। ठीक है, तो चिन्हों की परिपाटी यानी अपने को जो हमारे साइन कन्वेंशन है उसको याद रखना पड़ेगा। जैसा कि आपको बताया गया है कि भाई समीशन ऑफ आई आर इज इक्वल टू ई होगा, तो अब आई आर का योग ई के बराबर आ रहा है, तो हो सकता है कुछ चीजें प्लस आती हो कुछ चीजें माइनस आती हो, तभी तो आपस में दो चीजें बराबर हो सकती है। तो हम वही अब समझने जा रहे हैं कि कौन सी चीजों को आपको प्लस लेना है, कौन सी चीजों को माइनस लेना है, कौन सी दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में नहीं जाना है, वही सब चीजें अपन लिखेंगे। तो पहला इसके अंतर्गत लिखिएगा चिन्हों की परिपाटी के अंतर्गत कि किसी परिपथ, ये बहुत काम की चीज है, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में विद्युत धारा, विद्युत धारा कि ये सीधे सीधे अभी पहले लिखिए फिर समझा दिया जाएगा। विद्युत धारा की दिशाओं में चलने पर प्रतिरोध 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 के सिरों, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर विभवांतर धनात्मक विभवांतर धनात्मक लेंगे। ठीक है, ये मैं भी समझा दूंगा, आप एक बार नोट डाउन करिए केवल। तथा
तथा, लिख रहे हैं ना आप सभी? हाँ, लिखते रहिएगा भैया। तथा विपरीत दिशा यानी अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चलने पर, चलने पर विभवांतर, विभवांतर ऋणात्मक यानी नेगेटिव, नेगेटिव लेंगे। सुनिएगा आसानी से, है ना, सब चीजें समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है ये, आसानी से सुनना और आसान ही है, ठीक है। देखो, किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशाओं में चलने पर, अगर आप कोई परिपथ बनाएंगे अभी अपन, उसमें क्या हो रहा है कि आप विद्युत धारा जिस दिशा में जा रही है, आप उसी दिशा में अगर चल रहे हो, तो फिर प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर होगा, यानी जो हमारे प्रतिरोध होंगे, उस प्रतिरोध के सिरों पर, सिरों का मतलब क्या हुआ भाई? एंड्स। तो उस प्रतिरोध के एंड्स पर जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा? धनात्मक होगा। और वहीं पर अगर आपका करंट इस दिशा में जा रहा है और आप चल रहे हो ऐसे, यानी एक दूसरे के अपोजिट यूं चल रहे हो, है ना, यूं ऐसे, समझ में आ गई बात? करंट यूं जा रहा है तो आप ऐसे, और करंट अगर यूं जा रहा है तो आप ऐसे, आप ऐसे जा रहे हो तो करंट यूं जा रहा है, एक दूसरे के ऐसे अपोजिट चलोगे। तो जब आप ऐसे एक दूसरे के अपोजिट चलोगे, विपरीत दिशा में चलने पर विभवांतर जो होगा वो अपन क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। समझ में आ गई बात? देखिएगा डायग्राम से, नहीं आया है तो मान लीजिए ये मैंने एक प्रतिरोध बनाया है, इस प्रतिरोध के अंदर ऐसे जा रहा है करंट, ठीक। अब मैं भी ऐसे चला, मैंने यहां लिखा ये मेरी डायरेक्शन है यानी एम, ठीक है, मी। चलो, अब करंट भी ऐसे जा रहा है और मैं भी ऐसे जा रहा हूं, तो ऐसे में यहां पर क्या होगा? जो विभवांतर होगा वो आप कैसा लोगे? पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और वहीं पर आपने क्या करा कि ये अपना है प्रतिरोध, और करंट तो जा रहा है ऐसे और आप चलने लग गए ऐसे, ठीक है। तो आप जब ऐसे उल्टे चलोगे और करंट ऐसे आएगा, तो ऐसे में यहां पर जो विभवांतर होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। समझ में आ गई बात? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चिन्हों की परिपाटी के अंतर्गत पहला नियम क्या आता है कि किसी भी परिपथ में अगर आप विद्युत धारा की दिशा में चल रहे हो, तो जो प्रतिरोध है उस पर वोल्टेज पॉजिटिव होगा, और अगर आप ऋणात्मक कब होगा? जब आप विपरीत दिशा में चल दिए, है ना। और सीधी सी बात है, जो आप पानी के साथ में बहते चलोगे, अभी जैसा कि आपको पता है कि मैं जैसे जैसे पढ़ाते चल रहा हूं वैसे वैसे आप भी पढ़ते चलोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूं और आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर क्या होगा? आप मेरे विपरीत चल रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप नहीं पढ़ रहे, तो विपरीत चलोगे तो रिजल्ट भी क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। इसीलिए पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। और अक्सर इसीलिए मैं कहता हूं कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीख जाओ। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख जाओ, हर हाल में चलना सीख जाओ, ठीक। चलिए, ये था पहला चिन्हों की परिपाटी का नियम। और अब लिखेंगे दूसरा नियम, वो भी इसी प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका अब हमें देखो पता चल गया ना, कौन से प्रतिरोध पर पॉजिटिव लेना है, कौन से पर नेगेटिव। वैसे ही लिखिएगा अब दूसरा नियम, है ना। बहुत ही काम की चीजें लिखवा रहा हूं, ये सब अपने काम आने वाले हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब लिखेंगे परिपथ में, परिपथ में निर्दिष्ट, निर्दिष्ट मतलब जो दी गई दिशा है ना, तो निर्दिष्ट धारा की दिशा, निर्दिष्ट धारा की दिशा में, दिशा में चलते हुए,
चलते हुए यदि हम यदि हम परिपथ यदि हम परिपथ देखो, परिपथ में निर्दिष्ट धारा की दिशा में चलते हुए यदि हम परिपथ में प्रयुक्त सेल के ऋण टर्मिनल यानी जो बैटरी है उसके अंदर आपको पता ही होगा, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अब ये तो बताने की बात है ही नहीं, आपने सेल वगैरह देखे ही होंगे, है ना। मोबाइल अपने जो पहले रिमोट वगैरह आते थे, आजकल तो रिमोट वगैरह भी मोबाइल से कंट्रोल हो जाता है सब काम, इसलिए। पर जो पहले सेल आते थे या आजकल की जो अपनी घड़ी वगैरह आप देख सकते हो, उसके अंदर जो सेल लगे होते हैं या बैटरीज वगैरह में जो बड़े सेल है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो परिपथ में जो धारा दे रखी है आपकी दिशा की, आप उसी दिशा में चलते जा रहे हो। और मान लीजिए जो सेल है, जो बैटरी है, अगर आप उसके ऋण टर्मिनल, कौन सा टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल से धन टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर चले। अगर आप क्या चल रहे हो, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर चले, तो सेल का विद्युत, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, विद्युत वाहक बल यानी इंग्लिश में कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। विद्युत वाहक बल धनात्मक, कैसा लेते हैं, धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक माना जाएगा, ठीक है। कैसा माना जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। और यदि धन से ऋण टर्मिनल यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, तो ऋणात्मक यानी नेगेटिव कैसा माना जाएगा, नेगेटिव माना जाएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है कि परिपथ के अंदर जो धारा की दिशा दे रखी है, अगर उसी दिशा में आप चलते हो और मान लीजिए उस दिशा में चलते हुए आप बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल की ओर जाते हो, तो फिर सेल जो होगा, जो बैटरी होगी, उसका जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा लिया जाएगा, धनात्मक माना जाएगा। और अगर आप धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल जाते हो तो ऋणात्मक माना जाएगा। अब ये तो हुआ पूरा पूरा चिन्ह परिपाटी का नियम, लेकिन इसमें हमें क्या याद रखना है, हमें सीधा सीधा याद ये रखना है कि जिस टर्मिनल पर आप जा रहे हो, जिस टर्मिनल पर आप जा रहे हो, उसका जो साइन होगा वही साइन आप किसका लोगे, तो आपके विद्युत वाहक बल का साइन ले लोगे। समझ में आ गई बात। जैसे कि देखिएगा, मान लो ये अपने पास में एक सेल बना हुआ है। अब ये छोटी सी चीज तो आपको पता होगी, वैसे फिर भी बता देता हूं। छोटी वाली जो लाइन होती है सेल के रिप्रेजेंटेशन में, वो छोटी लाइन ऋणात्मक टर्मिनल को बताती है, और जो बड़ी लाइन होती है वह धनात्मक टर्मिनल को बताती है। मैंने ऋणात्मक और पॉजिटिव यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों साइन आपको दिखा दिए हैं। अब इसमें अगर आप ऐसे चल रहे हो, है ना, तो कहां जाओगे, देखो ऋणात्मक से कहां जाओगे, पॉजिटिव में। जा किस में रहे हो, पॉजिटिव में। इसका मतलब ये जो अपने पास में सेल है, इसको अपन कैसा लेंगे, इसका जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। कैसा लेंगे, धनात्मक लेंगे। वहीं पर मान लीजिए हमारे पास ये और ये है, लो। अब इस छोटे वाले को नेगेटिव, इसको पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखिएगा,
इसमें क्या हो रहा है, पॉजिटिव से कहां जा रहा हूं मैं, नेगेटिव जा रहा हूं। तो मैंने क्या बोला, जहां जाते हो वो साइन लेते हैं, जा कहा रहे हो, धन ऋणात्मक में, यानी इसका जो ईएमएफ आएगा वो कैसा आएगा, इसका ईएमएफ आएगा ऋणात्मक। कैसा आएगा, ऋणात्मक आएगा। समझ में आ गई बात। इसका जो ईएमएफ है वो तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और इसका ईएमएफ कैसा हो गया, नेगेटिव। क्लियर है बात आप सभी लोगों तक। ये बात मुझे उम्मीद है कि अब अच्छे से पहुंच गई होगी। तो इतनी बड़ी जो थ्योरी लिखवाई है उसको आप सीधा सीधा ये 2 लाइनों में याद रख सकते हो कि जिस टर्मिनल पर आप जाओगे वही आपका साइन हो जाएगा उसके ईएमएफ का। नेगेटिव से पॉजिटिव आ गए धनात्मक, पॉजिटिव से नेगेटिव आ गए ऋणात्मक। समझ में आ गई बात, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। करंट की दिशा और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीधा याद रखेंगे कि जिस भी टर्मिनल पर आप जाएंगे वही साइन हमें लेना है। क्लियर। तो ये था अपने क्या, किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, और किरचॉफ्स के द्वितीय नियम के लिए जो चिन्ह परिपाटी है वो भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका जो एक बढ़िया सा डायग्राम बनाना है वो मैं आपके सामने बना देता हूं, और उस डायग्राम के अंदर हम किरचॉफ्स के द्वितीय नियम को लगा करके देखेंगे कि किस प्रकार से यह द्वितीय नियम लगता है। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद में अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह भी करनी है। करिएगा जल्दी से नोट डाउन, है ना, फटाफट जल्दी करिएगा, फास्टली थोड़ा सा। चलो, तो अब मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूं इसका। बढ़िया सा डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। जैसा मैं बना रहा हूं वैसा ही बनाइएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, और ये एक रैंडमली डायग्राम है, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है, डायग्राम है केवल, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जावे, है ना। चलो, बड़ा ही बनाना, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। ये जनरल डायग्राम है, इसी प्रकार का आपको एग्जाम में भी डायग्राम देखने को मिल सकता है, इसलिए। चलो, अब इसके अंतर्गत ये बनाया, और ये बड़ा टर्मिनल, ये छोटा, और ये, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सेल के अंदर जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव को, छोटी लाइन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करती है। ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ मान लो E1 है, और ये जो अपने पास बैटरी है उसका ईएमएफ E2 है। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3, ठीक है। समझ में आ गई बात। और अब इनके नाम दे दो, देखो ये है A, ये है B, ये है C, ये है D, ये है E, और ये है F, ठीक है। ये इनके टर्मिनल के नाम है। और इसके अंदर करंट बह रहा है I1, यहां से करंट आ रहा है I2, और अब ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर I1 प्लस I2 होगा, जिसे अपन ने नाम दे दिया I3, ठीक। और इसके अंदर जो घूमने की अपनी डायरेक्शन है वो मान लीजिए ये है, ऐसे अपन घूम रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे और ऐसे, ठीक, यूं ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे। और इसके अंदर भी अब हमको ऐसे ही घूमना पड़ेगा। घूमना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप अपनी इच्छा अनुसार घूम सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको साइन कन्वेंशन जो बताया है वो याद रखना पड़ेगा। मतलब मैंने देखो ये लिया है कि इधर से मैं यूं आऊंगा और यूं जाऊंगा, इसमें भी मैं यूं आऊंगा और यूं जाऊंगा। आपकी इच्छा करे तो आप इसमें जो है यूं जाइए और यूं आइए, मतलब ऐसे भी घूम सकते हो, ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर क्या होगा, जो साइन कन्वेंशन मैं यूज करूंगा उसका उल्टा होगा। तो ऐसे घूम करके मैं बता रहा हूं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज मैं घूम रहा हूं, आप ट्राई करना क्लॉकवाइज घुमा करके और आंसर निकालने की कोशिश करना, यानी इक्वेशंस जो मैं लिखवाऊं वो कि वो आती है या नहीं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि I3 के इक्वल आ जाएगा I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि देखो I1 करंट यहां से यहां आया होगा और I2 करंट भी यहां आया होगा। अब ये बताइए
आपको जैसा कि बता दिया गया है कि किसी भी संधि पर आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर होगा। आने वाला करंट कौन कौन सा, I1 और I2 दोनों जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, I3 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए, और अब हम लूप लेंगे पहले ये वाला ABCD वाला। ठीक है, तो इसमें मैंने लिया ABCDA, भाई ऐसे ही तो घूम रहे हैं, देखो A से D, अच्छा ये B ले लिया क्या। देखिए अब घूम कैसे रहे, A से D पर आएंगे, यूं घूम रहे हैं ना अपन, तो A से D, फिर D से C, C से B, और एक मिनट ये तो D बन गया, और ये B, और B से A में। ठीक है, ऊपर वाले लूप की बात कर रहा हूं मैं केवल, A से D और C B A ये वाला। ठीक, इसके अंतर्गत क्या होगा, तो आपको पहले ही बता दिया था कि यदि आप के करंट की दिशा और आपके चलने की दिशा प्रतिरोध में सेम हो तो फिर आप उसको पॉजिटिव लेते हो। तो इधर देखो I1 करंट भी ऐसे जा रहा है, आप भी ऐसे चल रहे हो, तो इस वाले का जो यहां पर पोटेंशियल होगा वो होगा I1 गुना R1। ठीक है, और फिर बैटरी के अंदर देखो, ये ऋणात्मक ये धनात्मक, कैसे जाओगे, ऋणात्मक से धनात्मक पर, इसका मतलब क्या आएगा, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, धनात्मक आएगा, तो इसमें जोड़ दीजिए, प्लस E1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक से धनात्मक हो जाएगा। और फिर अब देखिए अपने पास में अब क्या आएगा, देखो यहां से चले ये आगे, अब ये वाला E2 वाला आएगा। E2 वाले में अपन क्या कर रहे हैं, तो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी नेगेटिव आएगा, तो माइनस E2 आ जाएगा। ठीक, और इसमें देखिए तो करंट जा रहा है ऐसे और अपन आ रहे हैं ऐसे, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा, ऋणात्मक साइन आएगा और माइनस आ जाएगा I2R2। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई बात, इसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब अच्छा 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 अच्छा, इसमें अपन ने इसको इधर ही नहीं जोड़ना था भाई, एक मिनट है ना, एक मिनट, कोई गड़बड़ कुछ नहीं है, बस इसको उधर लेना है। अरे आपको क्या लिखवाया है मैंने, कि समीशन ऑफ V के बराबर होगा क्या, समीशन ऑफ E। तो ये और ये तो इधर बराबर में आ जाएंगे ना, ये इधर थोड़ी रखेंगे अपन, बस ये बराबर हो गया, लो, है ना। चलो ये लीजिए, तो लूप ADCBA में क्या हो जाएगा, I1R1 माइनस I2R2 बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2, क्योंकि हम ये जानते हैं समीशन ऑफ IR बराबर होता है समीशन ऑफ E। तो EMF को अपन ने यहां लिखा और IR का योग जो है वो यहां लिख दिया। ये लिखा अपन ने ABCD जो ऊपर वाला लूप है उसके लिए, आधे के लिए। अब इस नीचे वाले के लिए लिखेंगे, तो लिखेंगे लूप, अब इसमें अपन कैसे चल रहे हैं, तो देख लो, अपन चल रहे हैं C से D, D से E, E से F और F से C में। ठीक, तो अब इसमें भी देख लीजिए क्या होगा, करंट यूं चल रहा है, अपन भी यूं चल रहे हैं, तो I1 और सॉरी I2 और R2 आ जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा I2R2। ठीक है, ईएमएफ को अपन उधर लिखेंगे इसलिए बाद में देखेंगे। फिर I2R2 के बाद में अपन चले 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 इधर आ गए, करंट भी ऐसे जा रहा है और अपन भी ऐसे ही जा रहे हैं, यानी I3 और R3 ये इसके योग में आएगा, तो I3 प्लस R3 अब बराबर हो जाएगा क्या, क्योंकि और कोई प्रतिरोध है ही नहीं। अब अपन बात करेंगे इसमें किसकी, अरे किसकी बात करेंगे, सेल की। और सेल में देखिए अपन चल रहे हैं ऐसे, है ना, यू, और इसमें भी देखिए नेगेटिव से अपन कहा जाएंगे, पॉजिटिव में, नेगेटिव से कहा जा रहे हैं, पॉजिटिव में, यानी बराबर में क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा। अगर अपन पॉजिटिव से नेगेटिव जाते हैं तो माइनस E2 आ जाता। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो प्लस E2 आ गया। तो ये देखो जो अपन ने ये समीकरणें लिखी है ना, बस इन्हीं समीकरणों को अपने को सॉल्व करना होता है। जब अपन से इसमें क्या होगा, देखो
कि जैसे I2 है, I3 है, वो दे दिया जाएगा, I1 पूछ लेते हैं तो अपन इसका यूज करते हैं। फिर अपन को यहाँ पर I1 I2 अपन ने निकाल लिया, E1 E2 दे रखा है, R पूछ लेगा तो R1 R2 अपन यहाँ से निकाल लेंगे। ऐसे जो है अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यही है अपने किरचॉफ्स का प्रथम और द्वितीय नियम, जो अपन ने पूरी तरह से दोनों वीडियो में अच्छे से समझ लिया है। और यहाँ पर अपन ने किरचॉफ्स के प्रथम नियम का उपयोग भी करा और किरचॉफ्स के द्वितीय नियम के ये दो उपयोग कर लिए। चिन्ह परिपाटी में हो सकता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा हो, लेकिन उसकी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि पहली बार में हर किसी को कंफ्यूजन होता है। पर आप जैसे जैसे इसको बार बार प्रैक्टिस में लाएंगे, इस जनरल डायग्राम को आप बार बार यूज में लीजिए, कॉपी में लिखिए 3-3 4-4 बार, और इसके एक एक साइन कन्वेंशन को बिना देखे करने का प्रयास करिए। आपका 100% जो है सही उत्तर आने लगेगा और फिर आप समझ जाएंगे। अभी तक तो अपन ने केवल ये नियम समझा है, अब इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपन करने वाले हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन अगली वीडियो में। और उसके बाद में मीटर ब्रिज और अपना पोटेंशियोमीटर और अपना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बात करेंगे। और अपना सिलेबस जो है, पहले यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड यूनिट जो विद्युत धारा है वो भी पूरी हो जाएगी। जैसा कि आपको बोला है कि हम हर एक टॉपिक के 9 से 10 वीडियो बनाएंगे, ताकि आप लोग आसानी से थोड़े थोड़े वीडियो करके भी पूरा कर सके अपना सिलेबस। ठीक, तो लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।